नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर राम भजन गाया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके साथ दो महिलाएं भी बैठी हैं। फारूक अब्दुल्ला राम भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बोल ढूंढो मोरे राम थे। इसके साथ ही उन्हीं के आसपास मौजूद लोग माता का जयकारा लगाते हुए भी सुनाई देते हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच भी उनका एक राम भजन गाने का वीडियो सामने आया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान राम भजन गा रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम के पिता ने जब अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था कि तुम मांगोगी वो तुम्हें दूंगा, तो उन्होंने अयोध्या का सिंहासन मांगा था, तो राम ने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के मौलाना असरार ने कुरान पर 7 पार्ट में किताबें लिखी। उन्होंने राम और बुद्ध के बारे में भी लिखा। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि वो कहते थे राम राज्य का मतलब सब बराबर है, कोई फर्क नहीं होगा। वहीं इंटरव्यू के दौरान जब फारूक अब्दुल्ला ने राम भजन सुनाने की अपील की गई तो उन्होंने मेरे राम किस गली गयो मेरे राम भजन गाया था। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने इंटरव्यू के दौरान लोगों से अपने धर्म को पहचानने की कोशिश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप धर्म को समझ जाओगे, नफरत नहीं करोगे। किसी ने भूत देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा। भूत की कहानियां अपने आसपास अक्सर ही सुनने को मिल जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने आई है, जहां 1961 और 2019 में 2 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों के मरने के बाद भी जिले में ज़मीन के काले कारोबार में इनका नाम चल रहा था। बलिया जिले के रसड़ा इलाके में रहने वाले अजीमुद्दीन की मौत साल 1961 में हुई थी, जबकि शोएब की मौत 2019 में। मरने के बाद दोनों के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। दोनों की मौत के बाद भी उनके नाम से जिले में जमीन का काला कारोबार चल रहा था। इस मामले में पुलिस की टीम को भी चौंका दिया है। सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले पर जांच तेज कर दी है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। दरअसल रसला इलाके में मृतक के नाम पर जमीन का काला कारोबार किया जा रहा था। मृतक के फर्जी हस्ताक्षर पर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। एसडीएम रसड़ा कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ धारा 229 के तहत केस दर्ज कराया गया। उनमें से कुछ ने मृतकों की भूमि को लूटने और हड़पने के इरादे से एक समूह बनाकर मृतकों को कागजों में पुनर्जीवित किया। इतना ही नहीं, मृतक की ओर से एक वकील भी नियुक्त किया गया। लाखों की जमीन की खरीद फरोख्त हुई। बाद में कोर्ट के आदेश पर रसड़ा थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रसड़ा पुलिस ने आरोपी रियाज अहमद, फयाज अहमद, मुस्ताक, मुमताज, मुशर्रफ, जहांगीर, शायरा बानो के खिलाफ अवैध रूप से जमीन हड़पने का प्रयास करने के आरोप में धारा 419, 20, 67, 68, 71 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सुमन जायसवाल और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 15 अप्रैल से रामनवमी के दिन यानी 17 अप्रैल तक की श्री राम जन्मभूमि मंदिर 24 घंटे दर्शन के लिए खुले रहने का अयोध्या प्रशासन ने ऐलान किया था, लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि रामलला 5 वर्ष के ठाकुर हैं, उन्हें कितना जगाया जा सकता है। अब मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ साफ कह दिया कि मंदिर 24 घंटे नहीं खुल सकता, उसे बंद तो करना ही पड़ेगा। रामलला का अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में ये पहला जन्मदिन है, लिहाजा भक्तों का उत्साह चरम पर है। इस अवसर पर हर कोई अयोध्या में मौजूद रहना चाहता है और इस खास पल का भागीदार बनना चाहता है।
श्रद्धालुओं के इसी उत्साह को देखते हुए रामनवमी को श्री राम मंदिर 24 घंटे दर्शन के लिए खोले जाने का ऐलान हुआ था। यहाँ तक कि आरती और भोग के समय भी मंदिर में भक्त दर्शन कर सके, ऐसा निर्णय हुआ था। इसके पीछे अयोध्या प्रशासन की ये सोच थी कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस खास अवसर पर अपने आराध्य के दर्शन कर सके। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 से 15 लाख लोगों का अनुमान लगा रहे हैं। सही गणना तो रामनवमी के बाद ही पता चल पाएगी। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर पाएं। इसके लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। आरती के समय भी मंदिर खुला रहेगा, लेकिन जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने साफ साफ कह दिया था कि ये भी सोचो कि 5 वर्ष के बालक को कितना जगाओगे। उनके इस बयान से साफ है कि रामनवमी के दिन मंदिर बंद होगा जरूर, चाहे वो कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, पर उस समय रामलला को विश्राम भी कराया जाएगा और पुनः उन्हें उठाकर श्रृंगार भी किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्रशासन के कहने से नहीं होगा, सबकी मर्यादा होती है। कोई भी मंदिर 24 घंटे नहीं खुला रहता। प्रशासन ये तय कर ले कि बीच में सुबह मंदिर बंद होगा या रात में, लेकिन मंदिर तो बंद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर के ट्रस्टी और प्रशासन इस बारे में तय करके इस बारे में पहले श्रद्धालुओं को जानकारी दे दे, जिससे उनका कोई भी असुविधा ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत में दौरे पर थे। सीएम योगी ने यहां गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और लोक दल के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार संगवान के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों की धरती बागपत को नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि ये वही भूमि है जहां से अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध महाभारत की नींव पड़ी थी। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से राज दरबार में जाकर पांडवों के लिए जिन गांवों की मांग की थी, उनमें से एक गांव बागपत भी था, मगर दुर्योधन वो ना दे सका। आशीष समाज की लीन ने ये कहा कि इसलिए महाभारत तो होना ही था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें भारत माता के महान सपूत और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की पवन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है। पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये न केवल कोटि कोटि अन्नदाताओं का सम्मान है, बल्कि यूपी वालों के लिए गौरव की भी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आभार है, जिन्होंने चौधरी साहब के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखा और अन्नदाताओं के मुद्दों पर राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और किसान के हित में कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागपत में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। भाजपा और रालोद ने मिलकर बागपत के लिए एक योग्य प्रत्याशी दिया है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को इसके लिए विशेष धन्यवाद। उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को बागपत से टिकट दिया है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने चौधरी चरण सिंह के जीवन मूल्यों को अपनाया है। इनके लिए अभी से यहाँ चुनावी गर्मी देखने को मिल रही है। इस गर्मी को 26 अप्रैल तक आते आते और भी ज्यादा बढ़ाना है। सीएम योगी ने वर्तमान सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में व्यतीत किया, मगर बागपत का सांसद बनते ही वो यहाँ के विकास के लिए प्राण से जुट गए। बागपत के विकास के लिए की गई योजनाओं को उन्होंने दौड़ धूप करके 24 घंटे के अंदर दिल्ली और लखनऊ के पास कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागपत 5 हाईवे से जुड़ रहा है। यहाँ हर घर नल योजना प्रभावी रूप से लागू हो रही है। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए 5-10 साल इंतजार नहीं करना पड़ रहा। अब मात्र 1 हफ्ते में ही गन्ना मूल्यों का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना विकास के भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते। बागपत में विकास के लिए रालोद का नल और बीजेपी का कमल दोनों ही जरूरी है। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि पहले बागपत का नौजवान सड़कों पर दौड़ता रहता था और जब सरकारी नौकरी की बारी आती थी तो उसे छटनी से बाहर कर दिया जाता था।
सीएम योगी ने कहा ये निर्वाचन क्षेत्र 3 जनपद में फैला हुआ है। ऐसे में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान घर घर नहीं जा पाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी डॉक्टर राजकुमार सांगवान बनकर घर घर जाना होगा। भाजपा और लोकदल के कार्यकर्ताओं को परस्पर समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होगा। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को प्राण प्राण से जुटना होगा। सीएम योगी ने पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान किया। बागपत का मतलब आज से चुनाव की गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। ये बागपत है, इसके लिए तो महाभारत हुआ था। आप जान रहे हैं ना, और पांडवों का संदेशा लेकर आए हैं। आपने पंक्तियां भी सुनी होंगी जब भगवान ने हस्तिनापुर में कहा था कि देना हो तो आधा दो, लेकिन अगर इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उन 5 गांवों में बागपत भी एक था। आज से 5000 वर्ष पहले